Hello everyone, I am your social science educator. Welcome on Magnet Brains. So as you already know, हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं द मुगल्स। अगर आपने अभी भी वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी क्लिक करें इस आई बटन पर और उस वीडियो को जरूर देख लें। नाउ इट्स टाइम फॉर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। मतलब आज हम यहां पर बात करने वाले हैं अकबर के बारे में। हम यहां पर देखेंगे कि एक्चुअल में अकबर की पॉलिसीज कैसी थी, कैसे वो एक्चुअल में थ्रोन पर आते हैं, इन सभी चीजों की हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट पर। यहां पर सबसे पहले आपको दिखाई देगा असेशन एंड अर्ली कंक्वेस्ट के बारे में। सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं राइज टू पावर की, मतलब अकबर एक्चुअल में किस तरीके से किंग बन जाते हैं। तो चलिए यहां पर देखते हैं। अकबर वॉज डिक्लेयर्ड एम्परर एट द यंग एज ऑफ 13। ओनली 13 ईयर्स की एज में एक्चुअल में अकबर जो है वो एम्परर बन जाते हैं, फॉलोइंग द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ हिज फादर हुमायूं। सो जैसा कि हमें पता है कि सबसे पहले बाबर आते हैं इंडिया में और यहां पर क्या करते हैं, वो मुगल एम्पायर को एस्टेब्लिश करते हैं। देन उनके ही बेटे होते हैं हुमायूं और हुमायूं के बाद फिर आते हैं अकबर। हुमायूं की एक्सीडेंटल डेथ हो जाने के कारण अकबर को थ्रोन मिल जाता है इन अ यंग एज, वो भी सिर्फ और सिर्फ 13 ईयर की एज में। अब किस तरीके से यहां पर अकबर जो है वो सारी चीजें करने वाले हैं, कैसे वो सीज करेंगे चित्तौड़गढ़ फोर्ट को, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सीज ऑफ चित्तौड़गढ़। इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज रीजन अकबर फॉलोड अ रथलेस पॉलिसी। ध्यान दीजिएगा कि इस समय पर ये बहुत ही ज्यादा रथलेस और एग्रेसिव पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं ऑफ कॉन्क्वेस्ट। ही बिसीज द चित्तौड़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ इन राजस्थान फॉर मोर देन 5 मंथ। अब इसके कारण क्या होता है, जब ये चित्तौड़गढ़ जाते हैं और वहां पर अटैक करते हैं, बहुत ही ज्यादा रथलेस कन्क्वेस्ट होता है। इस कारण से यहां पर आपको एक इंसिडेंट, एक इवेंट देखने को मिलेगा जिसे एक्चुअल में जौहर कहा जाता है। अब ये जौहर क्या होता है इसे समझिए। फेसिंग डिफीट 100 ऑफ राजपूत वुमेन committed Jauhar jumping into the mass fire to avoid capture and enslavement। So एक्चुअल में पहले क्या हुआ करता था कि जब भी किसी किंग को एक दूसरे किंग हरा देते थे तो वहां पर जो वुमेन्स होती थी उन्हें कैप्चर कर लिया जाता था और उन्हें स्लेव बना दिया जाता था। इसी चीज से बचने के लिए जो राजपूत वुमेन्स थी उन सभी ने क्या करा, उन लोगों ने जो मास फायर था उसमें जंप कर दिया एक्चुअल में और सुसाइड कर लिया, हम ऐसा कह सकते हैं। और इसी चीज को जौहर कहा जाता है। जब एक वुमेन क्या किया करती थी, वो आग में कूद जाती थी जिससे उसे कैप्चर ना किया जा सके और ना ही उन्हें स्लेव बनाया जा सके। सो ये आपको याद रखना होगा कि एक्चुअल में जौहर होता क्या है। अब आगे बढ़ेंगे और यहां पर देखेंगे मैसेकर के बारे में कि अकबर ने कितना ज्यादा मैसेकर किया है। सो आफ्टर ब्रीचिंग द फोर्ट अकबर ऑर्डर्ड द मैसेकर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30,000 सिविलियंस। जब अकबर चित्तौड़गढ़ फोर्ट में चले गए थे, उन्होंने वो फोर्ट को जीत लिया था, उस पर विक्ट्री हासिल कर ली थी, उसके बाद में उन्होंने ऑर्डर दिया कि 30,000 सिविलियंस को क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए। एक बहुत बड़ा मैसेकर यहां पर होता है। अगर हम बात कर ले अर्ली मोटिवेशन की, तो अर्ली मोटिवेशन यहां पर क्या था, एट दिस स्टेज ही व्यूड हिज वॉर वाज रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट। इस समय पर इन्हें यह लगता था कि ये जो वॉर कर रहे हैं एक्चुअल में क्या है, इनका एक रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट है। सेंडिंग मैसेज बूस्टिंग ऑफ डिस्ट्रॉइंग टेंपल एंड इरेजिंग साइंस ऑफ इनफिडेलिटी। ये तो आपको ऑलरेडी याद ही होगा कि इनफिडेलिटी क्या होता है, मतलब जो आपका सेम फेथ फॉलो नहीं करते। सो उनके जितने भी साइन है उन सभी को पूरी तरीके से मिटा देना, सारे जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म टेंपल जो है उन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना। सो अकबर को यह लगता था, जो अर्ली मोटिवेशन था, कि ये एक्चुअल में उनका एक रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट है, इसलिए ही वो इतनी एग्रेसिवली यहां पर कॉन्क्वेस्ट कर रहे थे। चलिए अब आगे समझते हैं कि किस तरीके से यहां पर स्ट्रेटेजिक चेंजेस आने वाले हैं। सो हम यहां देखेंगे अब स्ट्रेटेजिक शिफ्ट के बारे में, डिप्लोमेसी एंड इंक्लूजन। यहां क्या होने वाला है, स्ट्रेटेजी चेंज हो रही है, चेंज इन स्ट्रेटेजी। कैसे स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं अकबर और क्या यहां पर चेंजेस दिखाई देते हैं, उनकी बात करेंगे। एज हिज एम्पायर ग्रू अकबर रियलाइज्ड रिलाइंग सोनली ऑन द मिलिट्री might created instability। अकबर को यह चीज समझ में आ चुकी थी, अगर वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री पावर पर रिलाय करते हैं तो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, इनस्टेबिलिटी आने वाली है। सो ही शिफ्टेड टुवर्ड द पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज टू स्टेबलाइज हिज रूल। इसलिए उन्होंने क्या करा, कुछ पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज की तरफ चले गए जिससे वो अपने रूल को स्टेबलाइज कर सके, और साथ ही उनका रूल स्टेबलाइज हुआ भी। उन्होंने इसके लिए कुछ अलायंसेस करे, कुछ पॉलिटिकल अलायंसेस। उन चीजों को समझते हैं क्या क्या।
he entered into the marriage alliances with the princes of neighboring kingdom. So एक्चुअल में अब अकबर की जो पॉलिटिकल पॉलिसी थी वो ये थी कि वो यहां पर मैरिज अलायंस कर रहे थे जो नेबर किंगडम है, उन वहां पर जो प्रिंसेस है वो हिंदू प्रिंसेस हो सकती है, उन सभी के साथ में वो क्या कर रहे थे, यहां पर मैरिज अलायंस कर ले रहे थे जिससे उनके रिलेशंस अच्छे हो जाए उन किंगडम्स के साथ में। साथ ही वेलकम राजपूत एंड रीजनल लीडर इनटू हिज कोर्ट ग्रांटिंग देम हाई पोजीशन। अकबर ने साथ ही साथ एक और चीज करी जिससे उनके लिए ट्रस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाए। उन्होंने राजपूत जो थे और साथ ही साथ में जो रीजनल लीडर थे उन सभी को अपने कोर्ट में एडमिट कर दिया और उन्हें हाई रैंक प्रोवाइड करी, जिससे अकबर के प्रति यहां पर सभी के मन में विश्वास जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और अकबर को यहां पर बिट्रे कोई भी नहीं करना चाहता था। आगे देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्लूजन किस तरीके से हुआ। सो ही अपॉइंटेड हिंदू ऑफिशियल टू हाई रैंक्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्रॉडन हिज सपोर्ट बेस। अपने सपोर्ट बेस को और ज्यादा ब्रॉड करने के लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए अकबर एक्चुअल में इस पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे कि वो हिंदू जो भी यहां पर लीडर्स दिखाई देते थे, जो ऑफिशियल्स होते थे, उन्हें अपने कोर्ट में एडमिट करते जा रहे थे जिससे उनका सपोर्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो एक्चुअल में इस तरीके से स्ट्रेटेजिकली अकबर जो है वो शिफ्ट कर जाते हैं। फिर हम बात करते हैं इनकी रिलीजियस पॉलिसी की। सो ये यहां पर एक नई पॉलिसी लेकर आते हैं जिसे कहा जाता है सुलह-ए-कुल। क्या थी ये सुलह-ए-कुल पॉलिसी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करें इवोल्यूशन ऑफ थॉट की। कैसे इवोल्यूशन हुआ एक्चुअल में थॉट का? सो ओवर टाइम अकबर मूव्ड अवे फ्रॉम रिलीजियस परसिक्यूशन। अकबर धीरे धीरे करके जो रिलीजियस परसिक्यूशन था उससे दूर होते जा रहे थे। ही रिपोर्टेडली expressed shame at his earlier attempt to force people to convert to Islam, realizing that faith cannot be forced। मतलब जो अकबर हैं एक्चुअल में उनमें एक बड़ा चेंज आया, उन्हें ये चीज समझ में आ गई कि रिलीजियस प्रोसिक्यूशन से कुछ नहीं होने वाला है और जो उन्होंने पहले किया था उस पर वो बहुत ही ज्यादा शेम थे। उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि उन्होंने एक्चुअल में लोगों को फोर्सफुली इस्लाम एडॉप्ट करने के लिए कहा, जबकि उन्हें ये चीज समझ में आ गई थी कि एक्चुअल में जो फेथ होता है, जो विश्वास होता है, वो फोर्स नहीं किया जा सकता, वो खुद से ही आप करेंगे तो ही होगा। तो ये वाली जो चीज है अकबर को समझ में आ चुकी थी और इस तरीके से वो इसलिए ही सुलह-ए-कुल की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या होता है इस पॉलिसी में, इन चीजों को समझेंगे। बट यहां पर उन्होंने और भी बहुत सारे रिफॉर्म करे, उसके बारे में भी बात करते हैं, जैसे कि एबॉलिशन ऑफ टैक्सेस। सो एक्चुअल में यहां पर कुछ स्पेसिफिक टैक्सेस हुआ करते थे, जैसे कि बात की जाए जिजिया टैक्स की, डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि ये एक ऐसा टैक्स था जो एक्चुअल में दिल्ली सल्तनत के समय से चला आ रहा है और वो नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता था। सो अकबर ने एक्चुअल में इस टैक्स को पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया और साथ ही जो पिलग्रिमेज टैक्स होता था उसे भी क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया। सो अकबर ने यहां पर एबॉलिशन ऑफ टैक्सेस करा है जो एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ हिंदूज पर लगाए जा रहे थे, उन्हें पूरी तरीके से हटा दिया था। अब आगे देखते हैं सुलह-ए-कुल एक्चुअल में होता क्या है। सो ही प्रमोटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ सुलह-ए-कुल व्हिच लिटरली मींस पीस विथ ऑल। सुलह-ए-कुल का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? सुल-ए-कुल मतलब एक सलाह जैसा सुनाई दे रहा होगा और कुल जैसे लग रहा होगा। सो इसका एक्चुअल में मतलब यह है कि सभी के साथ में क्या बना रहे, पीस बना रहे, सभी के साथ में शांति बनी रहे, इसलिए ही वो ये पॉलिसी लेकर आए थे। और एब्सोल्यूट टॉलरेंस ऑफ ऑल फेथ, और साथ ही साथ में जितने भी फेथ एग्जिस्ट करते हैं उन सभी के लिए एक टॉलरेंट नेचर डेवलप करना, यहां पर अकबर का थॉट था इस पॉलिसी के अंदर, जिसे सुलह-ए-कुल कहा जाता है। चलिए आगे समझते हैं इसके बारे में। इंटरफेथ डायलॉग यहां पर क्या रहा। सो ही हेल्ड डिस्कशन विद स्कॉलर्स फ्रॉम वेरियस रिलीजन इंक्लूडिंग जूरिस्ट, जीस्ट, प्रीस्ट, क्रिश्चियन मिशनरीज टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फेथ। एक्चुअल में अकबर ने यहां पर क्या करा, जब उन्होंने ये सुलह-ए-कुल की पॉलिसी अडॉप्ट करी तो वो अपने कोर्ट में बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के जो स्कॉलर्स हुआ करते थे उन्हें बुलाते थे और फिर सब एक दूसरे के साथ में अपने व्यूज को शेयर करते थे, उन्हें अच्छे तरीके से सुना जाता था। और ये सुना जाने में जब हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन स्कॉलर, तो इसमें कुछ जैनिज्म भी होंगे, कुछ बुद्धिज्म से बिलोंग करते होंगे, कुछ हिंदुइज्म, तो वहीं कुछ ऐसे दिखाई देंगे जो क्रिश्चियन मिशनरीज भी हैं। तो इस तरीके से सभी आपस में पीस बनाकर रखे, इसलिए ही इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था।
जिससे अकबर डिफरेंट डिफरेंट फेथ्स के बारे में समझ पाए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज अकबर ने करी है, जैसे कि अब हम बात करेंगे कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन की। सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी की, तो ये बहुत ज्यादा क्यूरियस थे। एक्चुअल में खुद तो पढ़े लिखे नहीं थे, बट स्टिल ये बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअली क्यूरियस दिखाई देते हैं। सो डिस्पाइट बीइंग इलिटरेट हिमसेल्फ, अकबर हैड अ डीप इंटरेस्ट इन क्लासिकल इंडियन थॉट एंड टेक्स्ट। सो एक्चुअल में इंडिया में जो क्लासिकल टेक्स्ट थे, जो थॉट्स थे, जो संस्कृत में लिखे हुए थे, उनमें अकबर का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, जबकि ये इलिटरेट थे, बट स्टिल इनकी क्यूरियोसिटी उन्हें जानने की बहुत ज्यादा थी। आगे देखते हैं, तो इन्होंने इसी चीज के कारण क्या किया, हाउस ऑफ ट्रांसलेशन एस्टेब्लिश करा। क्या था ये हाउस ऑफ ट्रांसलेशन? सो ही एस्टेब्लिश अ ट्रांसलेशन ब्यूरो, जिसे कहा जाता है क्या, हाउस ऑफ ट्रांसलेशन, एट हिज कैपिटल फतेहपुर सीकरी। ये चीज आप याद रखेंगे कि हाउस ऑफ ट्रांसलेशन कहां पर एस्टेब्लिश करा है अकबर ने, तो याद रखना फतेहपुर सीकरी में एस्टेब्लिश करा है। ये क्या करता था एक्चुअल में, सो जो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट थे उन्हें पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, या फिर ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना जिसमें वो उन्हें समझ सके। सो यहां पर आप देखेंगे मेजर ट्रांसलेशन की जब हम बात करते हैं, ही कमीशन द ट्रांसलेशन ऑफ द मेजर संस्कृत टेक्स्ट इनटू पर्शियन। द महाभारत वॉज ट्रांसलेटेड एज द रज्मनामा। सो एक्चुअल में जो महाभारत है, जो एक एपिक है, उसे ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में, जो एक्चुअल में संस्कृत में हुआ करता था, और उसे यहां पर नाम दिया गया रज्मनामा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि महाभारत को जब पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया तो उसका नाम रखा गया रज्मनामा, जिसका मतलब हुआ करता था बुक ऑफ वॉर। आप सभी को पता है कि महाभारत एक बहुत बड़ा युद्ध था इंडियन हिस्ट्री में, सो उसी के कारण यहां पर इसे बुक ऑफ वॉर जो है वो नाम दिया गया। आगे देखें, द रामायण वॉज ट्रांसलेटेड एंड इलस्ट्रेटेड विद द मिनिएचर पेंटिंग। सो रामायण जो है उसे भी क्या किया गया, उसे भी एक्चुअल में पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया, और साथ ही साथ में यहां पर बहुत सारी मिनिएचर पेंटिंग्स भी बनाई गई। अदर टेक्स्ट लाइक भागवत गीता एंड पंचतंत्र वर आल्सो ट्रांसलेटेड। सो विष्णु शर्मा की पंचतंत्र और वैसे ही भगवत गीता, इन्हें भी ट्रांसलेट किया गया। ऐसे ही आप देखेंगे कि अकबर ने एक्चुअल में हाउस ऑफ ट्रांसलेशन में बहुत सारी बुक्स का पर्शियन में ट्रांसलेशन करवाया है, जिससे वो उन सारी चीजों को समझ सकें। अब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की, तो अकबर एक्चुअल में किन किन चीजों के आर्किटेक्चर के लेवल पर काम कर चुके हैं। सो ही बिल्ट द सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी नियर आगरा। आगरा के पास में ही एक सिटी इन्होंने एस्टेब्लिश की थी, जिसका नाम रखा गया फतेहपुर सीकरी, विच फीचर्स यूनिक स्ट्रक्चर लाइक द 5 स्टोरीड पंचमहल। ये उस समय का एक बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर था। ये आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, एक 5 स्टोरीड बिल्डिंग बनाई गई जिसका नाम रखा गया पंचमहल। ये भी एक्चुअल में किसने करा था, सो ये एस्टेब्लिश करा था अकबर ने ही, और वो भी कहां पर, फतेहपुर सीकरी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात करते हैं इनके लेटर रीजन की, मतलब अब अकबर जो है वो यहां पर इनका शासन, इनका रूल जो है वो एक्चुअल में एंड होने वाला है। सो टाइमलाइन की अगर हम बात करें, हिज रीजन लास्टेड नियरली 50 ईयर्स, मतलब ये एक्चुअल में 1556 से लेके 1605 तक रूल करते रहते हैं। अप्रॉक्स 50 ईयर का इनका पूरा रूल रहा। अब जब हम देखते हैं कि इनका फाइनल एक्सपांशन कैसा रहा, सो एक्चुअल में अकबर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, उनके रूल में, उनके एक्सपांशनरी पॉलिसी में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। सो यहां पर आप देख पाएंगे, व्हाइल द मिडिल पीरियड ऑफ हिज रीजन वाज रिलेटिवली पीसफुल। उनका जो मिडिल रीजन रहा एक्चुअल में वो बहुत रुथलेस रहे, सबसे स्टार्टिंग में हमने देखा। फिर उसके बाद में उन्हें जब ये चीज समझ में आती है कि फेथ जो है वो फोर्स नहीं किया जा सकता, तो वो सुलह कुल की पॉलिसी ले आते हैं। बहुत पीसफुल टाइम चलता है जो मिडिल टाइम था। देन उसके बाद आप देखेंगे द फाइनल 15 years involved the fresh military campaigns in Kashmir, सिंध, डेक्कन एंड अफगानिस्तान रीजन। सो ऐसी ये 4 जगहों पर एक्चुअल में लास्ट 15 ईयर में आप देखेंगे कि फ्रेश मिलिट्री कन्क्वेस्ट फिर से किए गए, और इस तरीके से अकबर जो अपनी पॉलिसीज लेकर आते हैं, जो अपनी बहुत सारी पॉलिसीज के लिए फेमस हैं, वो यहां पर ये सारी चीजें करते हैं, और इस तरीके से उनका जो रूल है फिर फाइनली जाकर एंड हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अकबर ने एक्चुअल में क्या क्या किया है, किस तरीके से उनका नेचर रहा, किस तरीके से नेचर में चेंजेस आए हैं, और उनकी पॉलिसीज क्या थी। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखना, तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप विजिट कर सकते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर, या फिर हमारी वेबसाइट पर, जहां मिल जाएंगे आपको ये सारे कोर्सेज, वो भी 100% फ्री एंड इन हाई क्वालिटी। अगर आप चाहते हैं ई नोट्स या फिर ई बुक्स, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, इसे शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।